दोस्तों, इस धरती पर स्टडी के लिए, सफलता के लिए पर्याप्त ज्ञान बटोरा जा चुका है, बताया जा चुका है। सभी लोग उस ज्ञान को जानते हैं। फिर भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि काश कोई शार्ट ट्रिक हमको पता चल जाए और उसी ट्रिक के सहारे हम सफलता की राह पर इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ें कि जो कुछ हमने पिछले 10 सालों में सोचा है उसे अगले 10 दिनों में पा लें। देखो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। इस दुनिया में मैं आपको बता दूं कि जो जीनियस हैं, जिनको आप जीनियस कहते हैं, उनके बारे में ये कहा गया कि जीनियस इज 1% इंस्पायरेशन एंड 99% परसिपायरेशन। यानी कि अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं, कोई भी सफलता अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो बस एक मोटिवेशन आपके मन में होना चाहिए कि हमें वहाँ तक पहुँचना है और उसके बाद बस आपको पसीना ही बहाना है। यानी कि बिना परिश्रम किए कोई भी रास्ता आपको सफलता तक नहीं ले जा सकता। देखो फ्रेंड्स, एक बात और जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखो, 60% अंक अगर कोई प्राप्त कर लेता था पहले हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, तो माना जाता था कि वो सफल व्यक्ति है। मतलब वो 60% पर उसको फर्स्ट डिवीज़न दे दिया जाता था। लेकिन वर्तमान दौर में अगर देखा जाए तो स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, उसमें अगर आप 80% से कम अंक लेकर सफल होना चाहते हैं तो ये बात कहाँ तक सत्य है, आप स्वयं विचार करिए। मतलब ये कि अगर 100 प्रश्नों की कोई परीक्षा है, उसमें आप 70 प्रश्न भी सही सही करके चले जाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस न के बराबर होते हैं। बेहतर होगा कि आप रिस्क लें और कम से कम अपना जो ये स्कोर है उसको 80 तक पहुंचाने का तो हर संभव प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। और अगर 80% से ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी जो मेहनत है वो भी बेकार जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड है, उसको क्रॉस करना ही करना है आपको। उसके नीचे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आप कितने भी मेधावी हों, कोई मायने नहीं है। तो आखिर वो क्या चीज़ है जिसको फॉलो करके आप सफल हो सकते हैं? बहुत सारे लोग इसके लिए कोचिंग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी का सहारा लेते हैं। मैं बेहतर मानता हूँ सेल्फ स्टडी को। एक बार आपको वो चीज़ें पता हो जाएं कि क्या क्या आपको करना है, उसके बाद 80% क्या, आप 90% भी ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, 3 बातें आपको सबसे ज़रूरी हैं जो कि पूरी करनी होंगी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी काम हो, सबसे पहले तो आप उसके बारे में जानिए। यानी कि ये समझिए कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जब एक बार आप पूरा समझ लें सिलेबस क्या है, तो उसको कंप्लीट करें। यानी कि सिलेबस जो कुछ भी है उसको पूरा करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि तकदीर के भरोसे, तो तकदीर के भरोसे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि परिश्रम करने वाले ही इतने ज़्यादा हैं कि तकदीर अब काम नहीं करने वाली है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बारी आती है PYQs की। जितने PYQs लगा सकते हैं लगाइए। जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के PYQ तो लगाने ही हैं, समकक्ष जो परीक्षाएं हैं उसके भी PYQs लगाइए। और वर्तमान सत्र में, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 2023 में अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो RO की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि UP PSC और UP SSSC, ठीक है, UP PSC के साथ UP SSSC की बात करें और BPSC की बात करें, और जहाँ पर भी GS के प्रश्न आ रहे हैं, GS GK के, तो वो क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं उनको खोजिए, तलाशिए और प्रश्नों को देखिए। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके वगैरह सब शामिल होते हैं, वो अक्सर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। यानी कि पिछली परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं वो आपको डेली लगाते रहना है। और इसके लिए एक समय निर्धारित जरूर करिए, कम से कम आधे घंटे ही सही, लेकिन आपको ये समय देना ही पड़ेगा और इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट कर लो, PYQs लगा लो। इसके बाद सबसे ज़रूरी है कि आप मार्क्स दो, जितने मार्क्स दे सकते हो उतने मार्क्स दो। अब यहाँ पर आप ये पूछ सकते हो कि किसके मार्क्स अच्छे हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्क्स सभी के अच्छे हैं और किसी के भी अच्छे नहीं हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने प्रश्नों को लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही प्रतिष्ठित जो प्रकाशन होते हैं उनके भी ये मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो कोचिंग होती हैं उनके जो मॉक टेस्ट होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं कि ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्रॉस क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं और इसके लिए मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं है। सिलेबस आपको पूरा करना होगा,
पिछले साल के प्रश्नों को लगाना होगा और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं उसको आप अटेम्प्ट करें। एक टीचर, दो टीचर जिनको भी आप फॉलो करते हैं, वो जितनी चीज़ें बताते हैं वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से आप औरों से बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे, और इसके लिए आपको प्रतिदिन ज़्यादा नहीं, केवल आधे घंटे का समय देना है। देखो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होते हैं उस परीक्षा में कैलकुलेशन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं। आप किसी भी स्कूल से पढ़े लिखे हों, आजकल के स्कूलों में तो कुछ नहीं होता, बस डांस वगैरह ज़्यादा करवाए जाते हैं कल्चरल के नाम पे। सारी बातें छोड़िए, यहाँ पर मैं आपसे ये बताने वाला हूँ कि अपना जो कहते हैं ना मन में जो आप जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, उस संक्रिया को तेज करने के लिए प्रतिदिन कुछ कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं उसको लगाएं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आरओ के बारे में बात करें, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, पीटी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, रीजनिंग और मैथ के कुछ प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ के जो प्रश्न हैं इनको प्रतिदिन लगाने का प्रयास करें। आधे घंटे प्रतिदिन देंगे तब भी आपकी जो रीजनिंग और मैथ है वो औरों से तेज रहेगी। और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जहाँ पर भी कैलकुलेशन की बात आती है तो वहाँ पर तुरंत क्या करना है, आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत मामूली सा क्वेश्चन है उसमें भी आप कैलकुलेटर उठा लेते हैं, तो ये चीज़ें, इससे बचिए। यानी कि जो आपका ब्रेन है उसको ट्रेन करिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आपके सिलेबस में इंग्लिश है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इंग्लिश, आपके जो शब्दकोश हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे आरओ की बात करें तो उसमें भी हिंदी और इंग्लिश के कुछ शब्द होते हैं जिनको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में बदलना होता है। यानी कि वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि कम से कम एक एडिटोरियल तो ज़रूर पढ़ें, आप उसको अच्छे से पढ़ें, एडिटोरियल इंग्लिश में, और एक एडिटोरियल हिंदी में पढ़ें। इतना समय आप ज़रूर दें, इससे आपकी जो वोकैबुलरी होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे का समय ज़रूर निकालें। ये 1.5 घंटे आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना समय तो आपको हर हालत में देना ही पड़ेगा। आप अल्टरनेट कर सकते हैं, आधे घंटे आज कैलकुलेशन कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, तो कल जो है करंट अफेयर कर लिया और वोकैबुलरी कर लिया। तो इनमें थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं आप, लेकिन करंट अफेयर तो रेगुलर लेके आपको चलना ही पड़ेगा। और ये 3 चीज़ें आपको औरों से आगे ले जाएंगी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि परिश्रम करना ही पड़ेगा, और ये परिश्रम लाइफ टाइम के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मात्र 6 मंथ। अगर 6 महीने आप पूरे डेडिकेशन के साथ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका पालन आप करेंगे तो सफलता तो आपको मिलेगी। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, यूपीएससी तक देंगे तब भी आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पर मैं जो बात बता रहा हूँ वो डेली तो है ही है, मतलब प्रतिदिन अधिक से अधिक प्रश्नों से उनका सामना करिए, उनको लगाइए। लेकिन एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में भी मान लेते हैं कि कम से कम 80% क्वेश्चन करके ही आइए। इसके नीचे करके आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है, आपकी जो मेहनत है वो भी बेकार जाने वाली है। 80% तक पहुंचाइए। अगर 70% प्रश्नों को आप सही से जानते हैं, उसके बाद क्या स्थिति बन रही है कि जो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं उसमें एलिमिनेशन का जो मेथड होता है उसको जो है समझ के, अगर जिससे यहाँ पर 50-50 का चांस बन रहा है तो यहाँ पर भी आपको चूकना नहीं है, क्योंकि आंकड़ा 80 के ऊपर ही रखना है। अगर इसके नीचे रख रहे हैं तो फिर सिलेक्शन के चांसेस आपके नहीं हैं। ठीक है, मतलब संभावना नहीं, मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ कि 80% से कम पर तो कुछ होना ही नहीं है। तो इतना तो आपको करके आना ही आना है, और कोई फ़ायदा नहीं कि आपको 70% क्वेश्चन आते थे आप उतने ही करके चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो मेरिट है वो कितनी हाई जा रही है। तो 80% का टारगेट रखिए, 60% का ज़माना गया। ठीक है, अब 80% से ऊपर रहेंगे तभी जाके आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अपना जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है, इन दोनों का बहुत खास ख्याल रखें। जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग आपको बरगला रहे हैं, या फिर जो आपको क्रोध दिलाते हैं, या फिर जो आपके लिए दुर्वचन कहते हैं, जिनसे भी आपकी जो एनर्जी है वो लॉस होती हो, उन लोगों से दूरी बना लें। इतने दूरी बना लें कि उनके शब्द आपके कानों में ना पहुँचें। बेवजह के जो लॉजिक्स आपके दिमाग में आएंगे उनसे आप बच जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप लाइब्रेरी है, उसमें बैठ के आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ने वाला है। वहाँ पर अगर आप बोलना भी चाहें तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग
स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं पर आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर सब लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। अब आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, ठीक है, तो अगर म्यूजिक वाली जगह है वहाँ पर स्टडी करेंगे तो आपको एक दूसरे प्रकार का प्रेशर दिमाग में लगाना पड़ेगा, और वो है कि आप अपने विल पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो कुछ तो बटेगी ना। इससे बेहतर होगा कि आप ऐसी जगह पर जाकर पढ़ें जहाँ पर आपकी जो 100% एनर्जी है वो सिर्फ स्टडी में लगे। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप प्रैक्टिस करें, इन्वायरमेंट को सही रखें। अगर इन्वायरमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रैक्टिंग हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो उन लोगों से दूर रहें। और अगर घर में ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। लाइब्रेरी नहीं है तो कोई भी एक ऐसी जगह, मित्र का घर हो, छत हो, बाग हो, खेत हो, जहाँ भी समझिए, पार्क हो, वहाँ पर जाके पढ़िए। और कम से कम ये समय जो आप पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप वहाँ पर गए और मतलब मोबाइल में ब्राउजिंग करते करते ही टाइम आपका बीत गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ पर भी आपको बहुत फोकस करना है। जो भी खाएं हेल्दी खाएं। दो बातें आपको बताता हूँ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए, कि थिंक हेल्दी एंड ईट हेल्दी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो आपके लिए, जैसे क्या होता है ना कि फास्ट फूड, ये आपके दिमाग को बदल देते हैं, ठीक है। अगर आप चिप्स खा के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका दिमाग जो है चंचल हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप अपने खाने में घर का खाना इस्तेमाल करें, थोड़ा सा दूध पिएं, फास्ट फूड वगैरह से दूर रहें, सिगरेट वगैरह अगर पीते हैं तो ना पिएं, बेहतर यही होगा। तो ये दो चीज़ें लेकर आपको चलनी पड़ेंगी। मैक्सिमम टाइम अपना जो है वो अपनी स्टडी में यूटिलाइज करें, और फिर सफलता तो हर हालत में आपको मिलके ही रहेगी। फिर फ्रेंड्स, आपसे यही कहना चाहूँगा कि 6 महीना पर्याप्त होता है। 6 महीने भी अगर आप इस स्ट्रेटजी पर चल सकें तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है।